भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य एल्बर्ट ने तैयार किया। मतलब अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उस कानून को बनाने वाले का नाम एल्बर्ट बिल है, इसलिए इस बिल का भी नाम एल्बर्ट बिल रखा गया। इसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों को सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। मतलब इस बिल में ये कानून बनाया, अंग्रेजों ने ये नीति बनाई होगी या कानून बनाया होगी कि अब भारत के बड़े बड़े जज भी अंग्रेजों का मुकदमा या उनका जो भी कानून है वो लड़ने का अधिकार दिया जाए। भारत के जजों को भी अंग्रेजी लोगों का मुकदमा या कानून लड़ने का ये सुना जाए। मतलब अब भारत को भी धीरे धीरे अंग्रेज बड़े पदों पे लाने का नियम तो बना दिया। भारत के बड़े एल्बर्ट बिल में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों ने नियम, आपको ये समझना है, एल्बर्ट बिल में अंग्रेजों ने एक नियम ऐसा बनाया कि भारत के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बड़े बड़े पदों पे अंग्रेजों बड़े बड़े पदों पे भारत के लोगों को भी नौकरी दी जाए। सैनिकों के भारत के लोगों को सैनिकों में बड़े पद दिए जाए। ये उन्होंने बिल तो बना दिया, पर इस बिल में अंग्रेजों ने इस बिल का अंग्रेजों ने कोई उपयोग, मतलब भारत के लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया। बिल तो बना दिया, पर इसका मतलब भारत के लोगों का कोई भेदभाव दूर नहीं हो सका इसमें, इसलिए उस बिल में ये इसका विरोध होने लगा। इस बिल का भी विरोध होने लगा। अब अगला पॉइंट आपका 8.2। 8.2 में भारत के राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद एवं उग्रवाद नेता। अब आपको ये समझना है कि भारत को आजादी दिलाने में दो तरह के नेता निकले। अपने भारत को आजाद करने में दो तरह के नेता निकले। दो तरह के नेता कौन थे? एक तो उदारवाद नेता थे और दूसरे नेता कौन कौन से थे? उग्रवाद नेता थे। तो उदारवाद नेता कौन कौन से थे वो आपको पहले समझो। उदारवाद नेता जैसे कि यहाँ दे रखा है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रनावले, ये थे उदारवादी नेता। ये थे उदारवादी। उग्रवादी नेता कौन कौन से थे वो आपको समझना है। उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्रवादी नेता थे। उदारवादी नेता अलग थे और उग्रवादी नेता अलग थे। अब यहां दे रखा है उदारवादी नेताओं की विचारधारा कैसी थी। याद रखा, उदारवादी जो नेता थे उनकी विचारधारा कैसी थी भारत को आजाद दिलाने में। वो क्या करते थे अंग्रेजों के सामने जाके, मतलब अंग्रेजों के पास जाके वो क्या मांग रखते थे। उदारवादी नेता कैसे मांग रखते थे वो आपको समझ। तो उदारवादी नेता की विचारधारा या भारत को आजादी दिलाने की विचारधारा ये थी, वो प्रार्थना पत्र अंग्रेजों को लिखते थे। वो उदारवादी नेता अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र लिख के अपने देश को आजाद करवाने की वो बात करते थे। दूसरा, उदारवादी नेता अंग्रेजों को कोई वस्तु भेंट करके, कोई क्षेत्र भेंट कर देते थे या कोई ऐसी वस्तु भेंट करते थे ताकि उनको ये वस्तु हम अंग्रेजों को भेंट करेंगे ताकि अंग्रेज हमारे देश को आजाद कर दिए। उदारवादी की नीति थी। तीसरा पॉइंट उदारवादी की नीति क्या थी? प्रतिनिधि मंडल द्वारा, मतलब उदारवादी नेता तीसरे आदमी को अंग्रेजों के पास भेजते थे कि आप हमारी बात अंग्रेजों को बोलो कि आप हमारे देश को आजाद या आजादी दिलाओ। ये उनका एक लक्ष्य था उदारवादी नेताओं का, ये उनकी विचारधारा थी। अब उसके विरुद्ध उग्रवादी नेताओं की विचारधारा क्या थी वो आपको समझना। तो उग्रवादी नेताओं की विचारधारा ये थी कि वो हर हमेशा भारत से
कोई पत्र नहीं लिखते थे, कोई वस्तु भेंट नहीं करते थे और कोई प्रतिनिधि नहीं भेजते थे। उग्रवादी नेताओं की हर हमेशा उनकी विचारधारा ये थी कि हम अंग्रेजों के सामने लड़ेंगे, बंदूक से, उनसे बंदूक, गोला बारूद या कभी भी हो, अंग्रेजों के मार कूट करके ही हम हमारे देश को आजाद दिलाएंगे। तो दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। एक तो हाथ जोड़ के अंग्रेजों के सामने मांग रखते थे और दूसरे उग्रवादी नेता अंग्रेजों के सामने कोई हाथ जोड़ने की नहीं थी, वो मारकूट करके बंदूक, गोला बारूद से ही वो भारत को आजादी दिलाने की कोशिश, जैसे कि अपने तात्या टोपे का नाम, चंद्रशेखर आजाद का नाम, ये सभी उग्रवादी नेता थे। अब अपन देखते हैं कांग्रेस की मांगे। कांग्रेस की क्या मांगे थी अंग्रेजों के सामने? तो किताब में दे रखा है, प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। कांग्रेस की पहली मांग ये थी कि राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे जो प्रतिनिधि मंडल है, सदस्य, निर्वाचित सदस्य, उनको भारत वाले लोगों को अधिक से अधिक राज्य में और लोकसभा में अधिक से अधिक पद दिए जाए। पहली उनकी ये थी। दूसरी क्या थी? प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, मतलब बड़े बड़े पदों, आईएएस ऑफिसर हो, उनके पद पे भारत के लोगों को अधिक से अधिक पद दिए जाए। तीसरा पॉइंट क्या? सेना के खर्चों में कमी की जाए। अंग्रेज लोग सेना पे अधिक खर्च करते थे और लोगों, गरीब लोगों के ऊपर खर्च नहीं करते थे। तो भारत के लोगों ने यही एक, कांग्रेस के लोगों ने यही मांग रखी होगी कि सैनिकों के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो कम किया जाए और लोगों के ऊपर अधिक वो उनकी मदद की जाए। एक तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भार भारत पर न डाला जाए, मतलब ब्रिटिश सरकार, यहाँ से ब्रिटिश सरकार की मदद की जाती थी, वहां की सुरक्षा की जाती थी। तो भारत के लोगों ने ये प्रस्ताव रखा होगा कि यहाँ का जो धन दौलत डाल के नहीं, ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा ना की जाए। कुटीर उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए, मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अंग्रेजों ने जो कब्जे में, अपने कब्जे में कर रहे हैं, वो इसको छोड़कर अधिक से अधिक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और तकनीक का अधिक से अधिक उन्नति हो, जिससे भारत के लोगों का विकास हो। बड़े पदों पर भी भारत के लोगों को लिया जाए और किसानों को भी मदद की जाए। ये मांगे कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने रखी थी। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे 8.3। 8.3 में आपको यह समझना है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब उग्र राष्ट्रवाद, जैसे कि उग्र राष्ट्रवाद नेताओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उग्र राष्ट्रवाद नेता यहाँ जागरूक हुए, तो उग्र चाहे लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, तात्या टोपे हो, ये सभी ऐसे उग्रवादी नेता थे। वो हमेशा अंग्रेजों के सामने प्यार से बात नहीं करते थे, हाथ जोड़ के बात नहीं करते थे, भारत को आजादी दिलाओ। वो हर हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध सीना तान के बंदूक से, गोला बारूद से, लड़ाई से ही भारत को आजादी दिलाने में रहते थे। तो अब उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पहला पॉइंट देखो, उदारवादी की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उग्रवादी नेता, जो उदारवादी नेता अंग्रेजों के सामने जो मांग रखते थे, उनसे उग्रवादी नेता असंतोष थे, नाराज थे। वो हर हमेशा उनके अंग्रेजों के सामने हमें कभी भी हाथ जोड़ के मांग नहीं माननी। तो ये उग्रवादी नेता हर हमेशा उदारवादी नेताओं से नाराज थे, असंतोष थे। ये फिर आपका दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति का मतलब ये होता है कि जब भारत में अंग्रेज लोग आए, उनका एक ही मकसद था कि हमें भारत में भेदभाव करना, एक दूसरे जाति धर्म में फूट डालना, लड़ाई झगड़े करना और फिर फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। ये हड़प नीति उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसलिए उसका प्रतिक्रियावादी नीति कहा गया। आर्थिक नीति,
आर्थिक नीति का मतलब ये होता है, जब भारत के अंग्रेज आए तो उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सभी तकनीकी उद्योग ये सभी अपने कब्जे में कर लिए थे। किसानों पे अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे, जिससे भारत के किसान कमजोर होते रहे। तो ये सभी किसने देखा होगा? उग्रवादी नेताओं ने देखा होगा कि हमारे भारत में जो हो रहा है वो गलत, इसलिए उन्होंने उग्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों के सामने एक क्रांति खड़ी करी। प्राकृतिक प्रकोप, अंग्रेजों के टाइम में बंबई में एक बीमारी फैल गई, बीमारी ऐसी महामारी फैल गई जैसे कि अपन अभी कोरोना की बीमारी देखते हैं, उसी तरह 1857 के टाइम पे बंबई में एक महामारी फैल गई, वहां पर हजारों लोग मर गए। पर अंग्रेजों ने इस बीमारी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां के अपने भारत के लोग इस बीमारी में कई मरे। तो इस बीमारी को देख के भी उग्रवादी नेता अंग्रेजों के सामने भड़क गए होंगे। ये भी विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, विदेशी आंदोलन मतलब जैसे कि इटली हो, जर्मनी हो, ये देश भी अंग्रेजों से आजादी उन्होंने प्राप्त कर ली। तो उन देशों को देख के भी हमारे उग्रवादी नेता ज्ञान प्राप्त हुआ। बंगाल का विभाजन सन 1905 में बंगाल अपने देश का एक क्षेत्र था। बंगाल हो, पश्चिमी बंगाल हो, बिहार हो, ये एक राज्य था। पर जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय अंग्रेजों ने बांग्लादेश को भारत से अलग कर दिया। तो फिर उसका नाम बांग्लादेश एक हो गया और एक हो गया पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। तो ये 1905 में